नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पेपर लीक के दोषियों पर कठोर कानून की तैयारी। सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी 2024 के कानून में संशोधन वाला बिल। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा निपटारा। कम से कम 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान। देश में परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स गठित। वैज्ञानिक, इंटेलिजेंस और आईआईटी और लॉजिस्टिक्स से जुड़े बड़े चेहरे बनाएंगे नई रणनीति। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि आज। बीजेपी का कलाम को सलाम अभियान रामेश्वरम से शुरू होगा यूनिटी मार्च। – 2020 दिल्ली दंगे में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्याकांड के दोषियों की सजा पर बहस आज। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को ठहराया है गुनहगार। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 5वें दिन एथलेटिक्स की होगी शुरुआत। भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, तैराकी और पैरा खेलों में भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे पदक की चुनौती। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ जानते हैं। संसद में आज पेपर लीक की रोकथाम से जुड़ा बिल पेश किया जाएगा। इस बिल का नाम सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 है। एनडीए इस विधेयक पर चर्चा की अगुवाई के लिए कई युवा सांसदों को आगे किया है। इसमें बांसुरी स्वराज जो कि भाजपा सांसद हैं, तेजस्वी सूर्या, सयोनी घोष जो कि एनसीपीआई सांसद, मिताली वाघ एनसीपीआई सांसद हैं, लावू श्रीकृष्ण देवरायलू टीडीपी सांसद, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ये शिवसेना सांसद हैं, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, सुनील तटकरे जो कि एनसीपी सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं। ये वो तमाम ऐसे नाम हैं जो कि चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शामिल होते हुए नजर आएंगे। सरकार इस पूरे मुद्दे पर व्यापक चर्चा की तैयारी कर रही है और बहस 8 से 10 घंटे तक चल सकती है, ये बताया जा रहा है। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो रही है कि सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आम सहमति बनाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को संसद में पेश करेंगे। ये लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। सरकार इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर चुकी है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। इसके साथ दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान भी किया गया है। इनमें 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, दोषियों की संपत्ति जब्त करना और मामलों का फैसला 3 महीने के भीतर सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है। ये कदम केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुक्रवार को उस विधेयक और संबंधित प्रावधानों को मंजूरी देने के बाद उठाया गया है जिनका उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करना और कड़ी सजा सुनिश्चित करना है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किए गए उस ऐलान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान वाला एक व्यापक विधेयक संसद में लाया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार फास्ट ट्रैक अदालतों को ऐसे मामलों की सुनवाई पूरी कर 3 महीने के भीतर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा ताकि परीक्षा संबंधी अपराधों में जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इस बिल का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई की रात 2.5 मिनट का वीडियो मैसेज जारी करके किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है बल्कि लाखों छात्रों, उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है। इसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। नया बिल पेश किया जा रहा है कॉपिंग को रोकने के लिए, चीटिंग को रोकने के लिए, पेपर लीकेज को रोकने के लिए। और जो गिरोह बन के इस तरीके के काम करते हैं और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं
उनके लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जा रहा है, 10 साल की सजा का, 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि इतना ज्यादा डेटरेंट हो कि कोई भी माफिया ये जरूरत ही ना कर सके कि वो इस तरीके का काम करे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित विभिन्न परीक्षाओं में जो शिकायत को गंभीरता से लिया है, हाई पावर टास्क फोर्स किसके नेतृत्व में बनाया है, इन्फोसिस के चेयरमैन चंदन किलकेनी के नेतृत्व में, जो टेक्निकल दुनिया के महारत हासिल करने वाले व्यक्ति हैं, 5 उनके साथ विशेषज्ञ दिया गया है कि वो शीघ्र रिपोर्ट दें कि परीक्षा को कैसे पारदर्शी तरीके से किया जाए। तो इस कमेटी की रिपोर्ट का अनुपालन की भी गारंटी की है। हमको चर्चा करनी है इस पे, और शुरू से ही हम चर्चा करना चाहते थे। विपक्ष चर्चा करने से इनकार कर रही थी, पर हम ये उम्मीद करेंगे कि वो सहयोग करे। और प्रधानमंत्री जी ने और भारत की सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह युवाओं की और छात्र छात्रियों की आवाज सुनी गई, आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। आगे चर्चा बढ़े और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो, डिस्कशन हो, यही चाहूंगी एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते। छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए, और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है। आपने देखा है कि किस तरह से सत्ता पक्ष लगातार डिबेट भी कई बार नहीं कराना चाहती है, या करा भी लेती है तो वही करती है जो वो चाहते हैं। तो उसमें हमें देखना है कि उन्होंने क्या क्या प्रावधान रखा है, और उस प्रावधान से भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी होगी या नहीं होगी, ये भी हम लोग देखना चाहेंगे। क्योंकि पहले भी बहुत तरह के आश्वासन मिले थे कि पेपर लीक नहीं होगा। ये पहली बार तो है नहीं, कई बार हुआ है, और उसके बाद भी इस तरह से रिपीटेडली हो रहा था। तो छात्रों का आंदोलन आपको देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह से छात्रों को परेशान ना होना पड़े। अच्छा, ये नंदन नीलेकनी इज ए गुड मैन। जो टास्क फोर्स बना तो ठीक है, लेकिन अभी भी जो अपोजिशन का मांग है पूरा नहीं हुआ। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहां पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहां से लीक होता है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और छात्रों की तमाम मांगे मान लेने के बाद संसद में पेपर लीक की रोकथाम के लिए सरकार एक विधेयक ला रही है। और इसी मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राहुल गांधी की आलोचना की है और कहा है कि राहुल गांधी जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनका एटीट्यूड भी उसी तरह से हो गया है। संसद भवन परिसर में हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से विशेष बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। जनता दल यू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी हमारे साथ हैं संसद भवन परिसर में। जो नीट पेपर लीक के रोकथाम के लिए जो विधेयक आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, और दोनों चीज़ जो प्रधानमंत्री जी ने किया है कि 10 साल तक सजा और 50 लाख तक फाइन, और आज आ रहा है लोकसभा में ये विधेयक होने से, और उसमें भी अलग से कोर्ट बनाना, टाइम पर सजा हो जाना, तो उसका बड़ा एक एडवांटेज होगा इसको रोकने में। लेकिन उससे भी बड़ा चीज़ जो उन्होंने किया है, जो टास्क फोर्स बनाया है नंदन नीलेकनी जी के अध्यक्षता में, और वो टास्क फोर्स में जो लोग हैं आईटी के मद्रास के डायरेक्टर है या अन्य लोग हैं, बिहार के एक्स चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना जी हैं, इसरो के चेयरमैन हैं, इन सब के थ्रू सबसे बड़ा एड्रेस ये होगा कि आपको ह्यूमन इंटरवेंशन कम इस तरह के एग्जाम। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, अन्य जो मांगे थी मान ली गई, लेकिन कांग्रेस अभी भी कार्यस्थगन प्रस्ताव दे रही है, अन्य तरह की मांगे उठा रही हैं। लगता नहीं है कि डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक? बिल्कुल ठीक नहीं है, और जिस तरह के एलिमेंट के साथ कांग्रेस बैठती है, जो इनके एडवाइजर है, उनको इस पर राजनीति करना, उनको ये नहीं मतलब है कि फुल प्रूफ एग्जाम कैसे होगा, उसमें कुछ सुझाव दें। कोई वो भी विपक्ष में है, कोई गाइड करे कि नहीं भाई ये नहीं ये करिए।
उनको राजनीति करना है और सरकार इस चीज़ को फ्रंट से लीड करके इसको एड्रेस कर रही है। पीएम के घर के बाहर जाके बैठ जाना, आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए, जब अगर धरना स्थल फिक्स है कि कहाँ पर जाकर के आपको प्रोटेस्ट करना है, तो ये तो अराजकता वाले एलिमेंट के साथ ही विपक्ष के नेता घूमते हैं। उसी तरह के लोग इनका एडवाइजर हैं, तो उनका कंडक्ट भी वैसा ही हो गया। बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी के बारे में संजय झा का कहना है कि इनका जो आचरण है, जिन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, उसकी वजह से इनका कंडक्ट उसी तरह का हो गया है, जबकि सरकार ने तमाम मांगे मान ली हैं, धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है। ऐसे में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए और ये विधेयक पारित होना चाहिए। कैमरामैन मोंटी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो पेपर लीक रोकने के लिए जो नए कानून के प्रावधान किए गए हैं उसको एक बार आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए, साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि 2024 में किस तरह के प्रावधान थे और 2026 में अब किस तरह के प्रावधान प्रस्तावित हैं। पेपर लीक पर कानूनी ढांचा बना साल 2024 में, और 2026 की जब हम बात करते हैं तो 2 महीने के भीतर जांच इसके तहत अनिवार्य है। जांच की समय सीमा 2024 में तय नहीं थी, लेकिन अब इसकी समय सीमा तय करने का प्रावधान किया गया। सुनवाई की समय सीमा तय नहीं थी 2024 में, लेकिन 2026 क्योंकि समय की मांग है उसके मुताबिक इसमें संशोधन किए जा रहे हैं। विशेष अदालत का प्रावधान 2024 में नहीं था, लेकिन 2026 में यह प्रावधान किया जा रहा है। कानून सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत 2024 को हम देखते हैं, लेकिन 2026 में बदलाव है। विशेष टास्क फोर्स का साफ प्रावधान नहीं, लेकिन विशेष एसटीएफ बना सकेगी केंद्र 2026 में। जिस हम एंटी पेपर लीक की बात कर रहे हैं, जो कि सरकार इस कानून में संशोधन लेकर के आई है, वो साफ तौर पर इस तरह के प्रावधान करता है। 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात 2026 में की जा रही है। 2024 में ये नहीं था, इसमें कम था। 2024 में अगर बात करें तो पेपर लीक पर कानूनी ढांचा बना, और 2026 में सख्त कानून बनाने की बात अब तेज हो चली है। जांच की समय सीमा 2024 में तय नहीं थी, लेकिन 2026 के कानून में जो संशोधन करने की बात की जा रही है उसमें समय सीमा पर भी खास तौर पर जोर दिया गया है, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि छात्र हित सर्वोपरि है। राज्य यूटी बना सकेंगे विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट। जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो ये जो कानून में संशोधन किया जा रहा है, इसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी यहां पर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। और 2026 की जब हम बात करते हैं तो रोजाना सुनवाई को भी यहां पर सुनिश्चित किया गया है। विशेष एसटीएफ बना सकेगी केंद्र, ये बात भी यहां पर सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है। तो परीक्षा सुधार की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में आईटी एक्सपर्ट और डिजिटल क्रांति के सूत्रधार नंदन नीलेकणी पर भरोसा व्यक्त किया है। उनके नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। पीएम मोदी को नंदन नीलेकणी पर आखिर क्यों है भरोसा, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन पर भरोसा व्यक्त किया गया है। नंदन नीलेकणी बेहतर भरोसेमंद नाम, क्योंकि आधार प्रोजेक्ट को जब हम देखते हैं तो उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट का सफल नेतृत्व किया है, यानी कि एक अच्छा खासा अनुभव रखते हैं डिजिटल क्षेत्र में। डिजिटल तकनीक के विशेषज्ञ के तौर पर नंदन नीलेकणी का नाम आता है। डिजिटल भारत के सूत्रधार भी एक तरह से कह सकते हैं नंदन नीलेकणी को। तो ये काफी भरोसेमंद नाम है और उम्मीद यही है कि किस तरह से हम डिजिटल माध्यम के तौर पर हम परीक्षा को किस तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं, व्यवस्थित बना सकते हैं, और जो पर्चा लीक के मामले हैं वो किस तरह से हम जीरो पर ला सकते हैं। तो नंदन नीलेकणी ऐसे में टास्क फोर्स के एक भरोसेमंद नाम, डिजिटल सुधारों का व्यापक अनुभव अपने पास रखते हैं। बेहतर सलाहकार की भूमिका भी नंदन नीलेकणी ने समय समय पर निभाई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि टास्क फोर्स में साइंस से लेकर लॉजिस्टिक तक का किस तरह से महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया है। इस टीम में टास्क फोर्स के जो सदस्य हैं वो भी एक बार जानिए। इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, जिन्हें इसमें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, जिन्हें टास्क फोर्स में रखा गया है, जो कि इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है कि किस तरह से जो समस्याएं इस वक्त सामने आई हैं उसे कैसे जीरो पर लाया जा सकता है।
है, कैसे उन्हें रोका जा सकता है और छात्रों के हित को सुनिश्चित किया जा सकता है। पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल का नाम भी इस टास्क फोर्स जो टीम है उसमें शामिल किया गया है। एक लंबा अनुभव रखती हैं। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा को भी इस पूरी टीम में शामिल किया गया है। इसरो के चेयरमैन रह चुके डॉक्टर ए सोमनाथ का नाम भी इसमें शामिल है। पेपर लीक एक स्ट्रक्चरल समस्या है, एक संस्थागत समस्या है। 2014 के पहले जितने पेपर लीक होते थे, पीएमटी का हो, यहाँ पे सिविल सर्विसेज का हो, राजस्थान में हो, हमने तो कभी इसको राजनीति का विषय बनाया नहीं। हमने कहा कि भाई पेपर लीक एक समस्या है और उसका समाधान करिए। तो एक कानून बनाया जा रहा है। एक कानून बनाने से क्या होगा कि जितने भी चीजें इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, एक अथॉरिटी आएगी, एजेंसियां आएंगी, पारदर्शिता होगा। कानून बना है, एजेंसी और एक कमेटी भी, उच्च स्तरीय कमेटी भी बनी है, तो सरकार का कमिटमेंट दिखाता है। होलिस्टिक पर्पस है कि चारों तरफ से, प्रशासनिक तरफ से, टेक्नोलॉजी की तरफ से हम इस समस्या का समाधान कैसे निकालें, इसका स्वागत करना चाहिए। और ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ पार्लियामेंट से जुड़ गए हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज। राजेश, सबसे पहले तो इस वक्त का अपडेट बताइए, क्योंकि 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई की शुरुआत, लेकिन सदन नहीं चल पाया है। राजेश, आप सुन पा रहे हैं? तो राजेश के पास शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई आज 11 बजे से शुरू हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नकाल का समय, लेकिन एक बार फिर यहां पर हंगामा होता हुआ नजर आया और इसकी वजह से लोकसभा की जो कार्रवाई है उसे 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी और विपक्ष से खासतौर पर देश के छात्र भी शायद यही उम्मीद बनाए बैठे थे कि विपक्ष भी अब साथ देता हुआ नजर आएगा सत्ता पक्ष का कहीं ना कहीं, लेकिन जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई तो ऐसा नजर नहीं आया। एक बार फिर हंगामा होता हुआ नजर आया और सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन पूरे देश की निगाहें आज लोकसभा पर टिकी हुई है, क्योंकि लोकसभा में पेपर लीक मामले पर रोक लगाने के लिए बहुत ही कड़े प्रावधान के साथ संशोधित कानून के लिए आज सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। लेकिन शुरुआत का जो पहला घंटा है वो इस तरह से नजर नहीं आया कि सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि 12 बजे का इंतजार है। 12 बजे एक बार फिर से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो देखना होगा कि अब क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। इसी खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राजेश राज। राजेश, इस वक्त का क्या कुछ अपडेट हमारे साथ आप साझा करेंगे? देखिए संध्या, जहाँ तक संसद का सवाल है तो ये माना जा रहा था कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और छात्रों के आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद कहीं ना कहीं जो संसद का गतिरोध है वो पूरी तौर पर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये आशंका हमने सुबह भी जताई थी कि कांग्रेस जो है वो दूसरे मुद्दे लेकर सामने आ सकती है, और यही हुआ कि आज हमने देखा कि संसद के मकर द्वार पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव समेत तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया है छात्रों के ऊपर, उसको लेकर वो आंदोलित दिखाई पड़े। और जिसमें बिहार में जो लाठीचार्ज हुआ है वो भी, उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो कार्य स्थगन प्रस्ताव मनीष तिवारी ने बाकायदा पहले दे रखा था लोकसभा में, और अब संसद के मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन के बाद जब सदन की कार्यवाही को चलाने की कोशिश की ओम बिरला लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा में, तो वहां पर भी शोर शराबा देखने को मिला। नतीजा, लोकसभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। और राज्यसभा का भी आलम वही था कि राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा को चलाने की कोशिश की, राज्यसभा का संचालन जो है उसको करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी शोर शराबा देखने को मिला, जिसकी वजह से 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है। और लोकसभा में हम जानते हैं कि पेपर लीक के समाधान के लिए जो विधेयक लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो सख्त कानून बनाए जा रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस किया जाना है। और ऐसे में सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि वो विधेयक नियत समय पर पेश हो और उस पर बाकायदा चर्चा भी करा ली जाए, और उसके लिए 8 से 10 घंटे का वक्त जो है वो निर्धारित किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं वो इस विधेयक को पेश करेंगे, और ये उम्मीद है
कि 12 बजे जो ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी इस विधेयक को पेश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखना होगा कि विपक्ष क्या उस वक्त भी शोर शराबा पैदा करने की कोशिश करता है या फिर क्या कुछ उनका रवैया होता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो विपक्ष के तेवर हैं बेहद तल्ख हैं और इससे ये समझा जा सकता है कि शोर शराबे की बीच ही उस विधेयक शोर शराबे की गुंजाइश यानी कि विपक्ष की लगातार बनी हुई है। लेकिन राजेश, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे कि सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयारी में है और पेपर लीक रोकथाम के लिए जो संशोधन विधेयक सरकार लेकर के आ रही है उसमें एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो कई युवा सांसद है जिनके नाम सामने आ रहे हैं जो कि इस चर्चा में भाग लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, एनडीए की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि चूंकि छात्रों और युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लिहाजा जो युवा ब्रिगेड है उसको इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया जाए। जो खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा बांसुरी स्वराज इस पर बोल सकती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो सांसद हैं अरुण भारती, उनका नाम सूचीबद्ध है और उन्होंने अभी मीडिया से बातचीत भी की है कि उन्हें इसके समाधान के लिए सदन के भीतर बोलना है। तो देखना होगा कि जो युवाओं की जो फौज है एनडीए में, बीजेपी में, वो कैसे अपने बात को वहाँ रख पाती है। लेकिन सारा दारोमदार होगा विपक्ष पर कि विपक्ष इस चर्चा में हिस्सा लेता है या फिर शोर शराबे के बीच ही चर्चा शुरू की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अब सभी लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं 12 बजे पर कि 12 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे और वहीं राज्यसभा की कार्यवाही जो है वह भी 12 बजे शुरू करने की कोशिश की जाएगी। वहाँ 12 बजे क्वेश्चन आवर का संचालन होगा और यहाँ पर बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के तेवर हैं जो हमने संसद के मकर द्वार पर देखा, वो तेवर काफ़ी तल्ख है। और इसी बीच जो देश के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा देने के बाद पहली बार संसद भवन पहुंचे, जहां पर एनडीए और बीजेपी के सांसदों ने उनका स्वागत किया और वो मुस्कुराते हुए सदन के भीतर दाखिल हो गए। और उसके बाद जो है विपक्ष का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और फिर सदन के भीतर भी उन्होंने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। तो अब देखना होगा कि 12 बजे बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो विपक्ष का क्या कुछ रवैया सामने आता है। विपक्ष का रवैया 12 बजे साफ होगा, लेकिन 11 बजे की अगर हम बात करें राजेश, तो विपक्ष ने एक बार फिर से साफ किया है कि वो सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लेकिन ऐसे में आपकी भी कहीं चर्चा हुई होगी कई विपक्षी सांसदों से, क्या लग रहा है उनकी बातों से, किस तरह की उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्या चाहते हैं वो, सदन नहीं चलने देना है या फिर उनको विषय से भटकाने के लिए सिर्फ अपना विरोध प्रदर्शन कराना है? देखिए, हमेशा विपक्ष पर सत्ता पक्ष के द्वारा लटकाने, भटकाने, अटकाने का आरोप लगता रहा है। और जो विपक्ष के मूलभूत मांग थे या छात्रों के जो मूलभूत मांग थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, जिन छात्रों पर एफआईआर की गई है उनका एफआईआर वापस हो और नीट परीक्षा में प्रभावित वैसे छात्र जिन्होंने सुसाइड कर लिया उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सरकार ने पूरी तत्परता दिखाते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कराया और तमाम मांगों को मान लिया। इसके बाद अब विपक्ष के पास कोई बड़ा ठोस मुद्दा दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये तमाम जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये समझ रहे थे कि कांग्रेस जरूर कोई ना कोई मुद्दा लेकर सामने आएगी। पहले राहुल गांधी ने उसी दिन शाम में कहा था कि इस मुद्दे पर पीएम को माफ़ी मांगनी चाहिए और अब छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाकर, पटना में जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुए हैं उसका मुद्दा उठाकर कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ पर आंदोलित दिखाई पड़े। पप्पू यादव जो कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद हैं वो भी पूरा बैनर पोस्टर लेकर के सदन में अंदर गए हैं और बाहर भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का जो रुख है वो विपक्ष का रुख स्पष्ट हो चला है और मकर द्वार पर 11 बजे की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही उन्होंने अपना रिफ्लेक्शन जो है वो दिखा दिया है और कार्य स्थगन प्रस्ताव भी कई सांसदों के द्वारा दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर विपक्ष, अच्छा राजेश, यहाँ पर विपक्ष का दोहरा रवैया नजर नहीं आता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जब मोर्चा खोलते हैं सड़कों पर तो आप छात्र हित की बात करते हैं, जब सदन में आपको छात्र हित की बात करने के लिए मौका मिलता है तो आप तो सदन चलने ही नहीं देते हैं। तो ये दोहरा रवैया विपक्ष का नजर नहीं आता?
हाँ देखिए, निश्चित तौर पर, और कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में सत्ता और विपक्ष दोनों की अपनी समान अहमियत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो प्रख्यात समाजवादी चिंतक हैं, वो कहते थे कि सत्ता अगर शरीर है तो विपक्ष सदन की आत्मा होती है। विपक्ष को अपनी बात कहने का, रखने का मौका भी दिया जाना चाहिए और विपक्ष को कई बार सत्ता पक्ष को आंख दिखाकर उनके जगाने का काम भी करना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो विपक्ष की तमाम मांगें सत्ता पक्ष ने मान ली है और दोनों की अहमियत दिखाई पड़ रही है कि विपक्ष की मांग पर सत्ता पक्ष ने अपने मंत्री का इस्तीफा करवा दिया। ऐसे में विपक्ष को अब रचनात्मक सहयोग कर छात्रों के लिए जो कानून बनाए जाने हैं, उस कानून को बनाने के लिए उस चर्चा में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी विपक्ष के लोग कहते रहे हैं कि हम सदन में चर्चा होनी चाहिए। जब सरकार ने कहा कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, छात्रों को कंपनसेशन मिल गया और उनके FIR वापस लेने की बात जो है वो सत्ता पक्ष ने स्वीकार कर ली, तो अब विपक्ष जो है यू टर्न लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर पुलिस के खिलाफ बयान देना, गृह मंत्री के खिलाफ बयान देना, ये कर वो सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए कहीं से भी उचित नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि विपक्ष को चर्चा में भाग लेना चाहिए और चर्चा में भाग लेने के बाद इस विधेयक को पारित करना चाहिए, या फिर विधेयक में जो खूबी और खामी है दोनों की चर्चा कर सत्ता पक्ष की आंख खोलना चाहिए। ऐसी अपेक्षा सत्ता पक्ष के लोग भी विपक्ष से रख रहे हैं कि उन्हें चर्चा में भाग लेना चाहिए। लेकिन अगर चर्चा में वो भाग नहीं लेंगे संध्या, तो फिर आखिर जब तक मंथन नहीं होगा तो अमृत निकलेगा कैसे? ये सवाल सबसे बड़ा मौजूद सवाल है और सुरसा की भांति मुंह बाए खड़ा है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है, क्योंकि विपक्ष की मांगे मान ली गई हैं। ऐसे में अब सत्ता पक्ष कैसे विपक्ष को काउंटर करता है और कैसे उसको एक्सपोज करने की तैयारी करता है, यह देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर राजेश, देखने वाली बात होगी और इसी पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से तो स्पष्ट कर दिया गया है कि वो कड़े प्रावधान के साथ आज सदन में है, लेकिन विपक्ष का किस तरह का रवैया रहता है वो जरूर देखने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खिलाड़ियों को उनके उम्दा प्रदर्शन पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हैं। ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच एवं टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए सरकार ने जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक पेश कर दिया है। आज इस बिल पर चर्चा के बाद इसे पारित कराया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक का नाम है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। ये विधेयक 1956 में बने कानून की जगह लेगा। इस साल मई में सरकार ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जज नियुक्त किए गए। लिहाजा इस विधेयक को पारित कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं होगी। राष्ट्रगीत की तरह राष्ट्रगान को भी वही गौरव और सम्मान मिले, यानी कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को ही समान गौरव और सम्मान मिले। इसके लिए मोदी सरकार राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई है। आज राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा प्रस्तावित है। संशोधित बिल में प्रावधान है कि अगर राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गीत के दौरान किसी भी तरह की बाधा पैदा की गई या उसका अपमान हुआ तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसके लिए 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो देश के गौरव से जुड़े 1971 के कानून और नए कानून में क्या कुछ अंतर है, वो एक बार ग्राफिक के जरिए समझते हैं, क्योंकि ये हम सभी के गौरव का विषय है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण 1971 जो कि वर्तमान में कानून लागू है, उसके प्रावधान संविधान के अपमान पर सजा का है। 2026 में जो प्रस्तावित है उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि राष्ट्रगान के अपमान पर रोक ये कानून लगाता है 1971 का, जो कि वर्तमान में लागू है। राष्ट्रगान जनगण मन को ये संरक्षित करता है और 2026 का जो प्रस्तावित प्रावधान है वो भी इसके संरक्षण की बात करता है। वंदे मातरम के संरक्षण की बात करता है। वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण की बात यहां पर की जा रही है। राष्ट्रगान में बाधा डालना अपराध माना गया है 1971 के कानून के तहत, और 2026 की जब हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रगीत में बाधा पर भी अपराध सुनिश्चित किया जाएगा। वंदे मातरम से जुड़े अपराध पर भी समान दंड की यहां पर व्यवस्था है, यानी कि अधिकतम 3 साल कैद, जुर्माना या फिर दोनों ही तरह की सजा का प्रावधान किया जाए। दायरे में ध्वज और संविधान और राष्ट्रगान आते हैं, जो कि 1971 का वर्तमान लागू कानून है। और यहां पर 2026 के जिस प्रस्तावित कानून की हम बात कर रहे हैं तो वो भी राष्ट्रीय ध्वज को संरक्षण जारी रखने की बात करता है। राष्ट्रीय ध्वज को संरक्षण की बात 1971 का कानून भी करता है। संविधान के अपमान पर सजा का प्रावधान है, यानी कि 2026 में जब इसे वंदे मातरम को भी इसमें शामिल किया जाए तो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता हुआ नजर आएगा। तो राष्ट्र के गौरव का विषय है। हालांकि देखना होगा सदन की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है। भाजपा आज देश भर में कलाम को सलाम नाम से विशेष अभियान चलाने जा रही है। ये कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत तमिलनाडु के रामेश्वरम से होगी, जहां डॉक्टर कलाम के आवास से उनके स्मारक तक यूनिटी मार्च निकाला जाएगा। भाजपा ने इस अभियान के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभाएं, पुष्पांजलि कार्यक्रम, विचार गोष्ठियां और चिकित्सा शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर कलाम के परिजनों से भी मुलाकात करने वाला है। पार्टी का उद्देश्य है डॉक्टर कलाम के विचारों और योगदान को समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, जिसमें युवाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने पर भी खास तौर पर फोकस किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर लिखा है, भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों के शिल्पकार और दूरदर्शी वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कलाम जी की उत्कृष्ट उपलब्धियों ने भारत को एक सशक्त रणनीतिक शक्ति बनने का मार्ग दिखाया। उनके ज्ञान, विचारों और प्रेरणादायक व्यक्तित्व ने लाखों लोगों को महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित किया। जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी देशभक्तों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत और आदर्श बने रहेंगे।
आइए रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली की कड़कड़डुमा अदालत में ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों की सजा पर सुनवाई होगी। अदालत आज ताहिर को सजा भी सुना सकती है। इससे पहले 23 जुलाई को अदालत ने सजा के निर्धारण पर सुनवाई आज यानी कि 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी। बचाव पक्ष ने दलीलें तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अदालत ने बचाव पक्ष को सभी दोषियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित हलफनामा दाखिल करने के निर्देश भी दिए थे। अब ताहिर हुसैन को अदालत ने कौन कौन सी धाराओं के तहत दोषी माना है वो भी एक बार आपको बताते हैं। धारा 302, धारा 165, धारा 188, 302 जो कि हत्या, धारा 364, 365 जो कि अपहरण के तहत ये धारा लगाई जाती है। इसके अलावा धारा 120B जो कि आपराधिक साजिश की ये धारा होती है। ताहिर हुसैन की क्राइम कुंडली भी एक बार जानिए कि कौन कौन सी धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया गया उनका रिकॉर्ड और उसके बाद उन्हें दोषी माना गया। धारा 147 जो कि दंगे के तहत कानून का प्रावधान करता है। धारा 148 जो कि घातक हथियार से दंगा फैलाने के तहत ये धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 149 गैर कानूनी जमावड़े का साझा अपराध इसके तहत माना जाता है। धारा 153 जो कि बताती है कि समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का यदि आप काम कर रहे हैं तो इस धारा के तहत आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। और धारा 302 जो कि हत्या का प्रावधान करता है। देश के कई हिस्से में मानसून की रफ्तार तेज हो चली है। इसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए बहुत गंभीर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं 30 जुलाई को दक्षिण गुजरात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सुरेंद्रनगर में बीते 3 दिनों के लगातार बारिश के चलते स्थिति बेहाल हुई है। कई गांव से संपर्क टूट चुका है तो कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। अब प्रशासन पोस्ट एक्शन प्लान में जुटा हुआ है और राहत कार्य कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने एक कम दबाव के क्षेत्र के और मजबूत होने से छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बना दबाव अगले 24 घंटों में गहरा अब दबाव में बदल सकता है और इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की भी संभावना यहां पर जताई गई है। अब आपको बताएं कि इसके प्रभाव से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं कोंकण, गोवा, गुजरात और मध्य भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए बागेश्वर जिले के कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह भी दे दी है। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय मॉनसून के इस सक्रिय दौर को देखते हुए प्रशासन और आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है। वहीं गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में पिछले 4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश में कल थोड़ी कमी आई है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में बारिश का नया अनुमान भी जारी कर दिया है। अभी दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में बारिश का माहौल है, जबकि सौराष्ट्र में बारिश की तेजी थोड़ी कम है। मौसम विभाग के अनुसार वावथरा, पाटन, वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड़ समेत 18 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अगले 24 घंटे में डीप डिप्रेशन में बदल सकता है और इसी के चलते गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश का दौर तेज हो सकता है। इससे पहले राज्य के 76 तालुकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक राज्य में औसत मौसमी वर्षा का 53% रिकॉर्ड किया जा चुका है। भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव अभियान भी निरंतर जारी है। तो भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और अब तक 7,900 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला भी जा चुका है, जबकि 52,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। प्रभावित जिलों में सड़क, बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं की बहाली का काम भी तेज गति से चल रहा है।
राज्य सरकार का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां राहत एवं पुनर्बहाली कार्यों में जुटी हुई है। अहमदाबाद के वावला और साणंद इलाकों में अधिकारियों ने जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने को भी कहा है। केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। गुजरात तट पर हवा की स्पीड 20 से 25 नॉट रहने की संभावना जताई गई है, जो बढ़कर 30 नॉट तक भी हो सकती है। ज्यादातर इलाकों में आंधी तूफान आएगा। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों पर लहरों की ऊंचाई काफी बढ़ जाएगी। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 30 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, ताकि किसी की भी जान माल को नुकसान ना पहुंचे। अब बात असम की करते हैं। असम में अब बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार होता नजर आ रहा है। बारिश के थमने से बाढ़ प्रभावित ज्यादातर क्षेत्रों से अब जल स्तर घटने लगा है। हालांकि राज्य के 5 जिलों में अभी भी लगभग 5,24,000 लोग प्रभावित हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और शिवसागर जिलों में अभी भी बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। चराईदेव सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां करीब 1,90,000 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद शिवसागर में 1.5 लाख से अधिक और जोरहाट में करीब 1,40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। पहले के मुकाबले अब प्रभावित लोगों की संख्या कम हुई है। जानकारी बता रही है कि 4 जिलों में प्रशासन की ओर से 354 राहत शिविर और सहायता वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां करीब 37,724 विस्थापित लोगों को आश्रय दिया गया है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा, साथ ही साथ पुलिस सहित कई एजेंसियां ऐसी हैं जो ऊपरी असम के विभिन्न इलाकों से कई लोगों को सुरक्षित बचा रही है। फिलहाल राज्य के 763 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और 48,000 हेक्टेयर से ज्यादा की कृषि भूमि को भी नुकसान हुआ है। राज्य के कई जिलों में तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सोनोवाल से फोन पर असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और साथ ही असम को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। इसके अलावा जल स्तर घटने से राहत अभियान तेज हो सका है। एयर ड्रॉप पहले से ज्यादा सटीक हुए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंच पा रही है। असम का बाढ़ परिस्थिति बड़ी गंभीर है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को पूरा मदद करने के लिए इस परिस्थिति में हमारे जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उसको मदद करने के लिए शुरुआत से ही लगे हुए हैं। मैंने काल जो खुद देख के आए हैं इसके बारे में, परिस्थिति के बारे में मैं डिटेल बताया और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि असम के लोगों को बता दीजिए हम असम के लोगों का साथ है। असम में अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक राज्य सरकार हर संभव मदद मुहैया कराने में जुटी है। खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राहत बचाव में लोगों की मदद करते हुए नजर आ रही है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा है कि हमारी बचाव और राहत टीमें मुश्किल से पहुंचने वाले इलाकों में अंदर तक पहुंच रही है, जरूरी सामान पहुंचा रही है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान ने दिया है और इस अधिकार की रक्षा करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि आंदोलन का मतलब लाठीचार्ज नहीं होता और आंदोलन का मतलब हिंसा भी नहीं होता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों की भूमिका की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर पूरे देश के लिए एक समान दिशा निर्देश बनाए जाने की जरूरत है। अब इस मामले में दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई होगी। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सभी जवानों और कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के सभी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। असाधारण साहस, अटूट समर्पण और पेशेवर कामकाज के उच्चतम मानकों के साथ सीआरपीएफ ने देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। देश अपने बहादुर कर्मियों को उनके साहस, बलिदान और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के लिए सलाम करता है। अगली खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी। 3 जुलाई को शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा में अब तक शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 4 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर कहा कि भगवान शिव की कृपा से पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है और 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने ये पवित्र यात्रा पूरी कर ली है। ये यात्रा 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्योहारों के साथ संपन्न हो जाएगी। अब बात इथेनॉल मिश्रित ईंधन की करते हैं, यानी कि E20 की। E20 है एक भरोसे का ईंधन। कैसे है आपको बताते हैं, लेकिन इसके पहले आपको 25 वर्षों की चरणबद्ध यात्रा पर नजर डालनी होगी। किस तरह से भरोसा E20 का चरणबद्ध तरीके से बढ़ा है। तकनीकी जांच, विशेषज्ञों और उद्योग से परामर्श लेकर के E20 का जो भरोसा है वो लगातार बढ़ा है हमारे और आपके सामने। E15 प्लस और E19 E20 का वर्षों से इस्तेमाल जारी है, ये बात भी सामने आई। 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन मिश्रित ईंधनों से चल रहे हैं, यानी कि अभी भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें जो हैं वो मिश्रित ईंधनों से ही चल रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक भ्रम फैलाने की भी यहाँ पर कोशिश की जाती है। लेकिन इन आंकड़ों को आप जरूर गौर से जानिए कि E20 किस तरह से भरोसेमंद है। पिछले 25 वर्षों से चरणबद्ध तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। E20 की अब नीति पर नजर डालते हैं, किस तरह से इसकी नीति और नीतिगत यात्रा इसने पार की है। 2001 से 2003 पर जब हम नजर डालते हैं तो इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2001 से 3 के बीच में। 2006 से 2013 में कई राज्यों में E5 मिश्रण को लागू किया गया। उसके बाद 2014 पर जब हम नजर डालते हैं तो इथेनॉल मिश्रण 1.53% पर रहा। 2014 में या 2014 से 2017 तक को अगर हम जाने तो कीमत व्यवस्था और सप्लाई सिस्टम में लगातार यहां पर सुधार देखने को मिला है। 2018 से 2020 में जैव ईंधन नीति को लागू किया गया। 2018 से 2020 के मध्य इथेनॉल पर जीएसटी को 18% से घटाया गया और इसे 5% पर लाया गया। तो नीति से लक्ष्य तक की यात्रा को भी हमें जानना बहुत जरूरी है। 2018 से 20 तक के बीच अन्य स्रोतों से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया और इसे बढ़ाया भी गया। 2020 से 2022 में E10 लक्ष्य हासिल कर लिया गया। लेकिन 2023 पर नजर डालिए, जब प्रधानमंत्री ने E20 की शुरुआत की थी और 2023 से 24 में E20 का विस्तार हुआ। 15,600 से ज्यादा पेट्रोल पंपों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की गई। 2024 से 2025 तक 1,000 करोड़ लीटर से अधिक इथेनॉल मिश्रण भी हुआ। और इसके अलावा 2025 से 26 पर जब हम नजर डालते हैं तो E20 देश भर में पेट्रोल का मुख्य ग्रेड बना है। E20 जो कि बचत भी है और स्वच्छ ऊर्जा का माध्यम भी है। कैसे, इसे भी जानिए। 1.97 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी मुद्रा की इसके माध्यम से देश को बचत हुई है। 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल हुआ है। पश्चिम एशिया के हालात हम सभी जानते हैं और किस तरह से तेल पर संकट गहरा है, लेकिन इथेनॉल ने किस तरह से हमारा साथ निभाया। लगभग 952 लाख टन CO2 उत्सर्जन घटा है, यानी कि पर्यावरण को भी बचाने का काम
किया गया है। किसानों को 1.66 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट के असर को कम करने में सीधे तौर पर मददगार साबित हुआ है E20 यानी कि इथेनॉल। लेकिन अब यहाँ पर जिस भ्रम की हम बात कर रहे हैं कि लगातार हम देखते हैं कि लोग बीच बीच में भ्रम फैलाने की कवायद करते हैं, लेकिन इस भ्रम को दूर करने के लिए इस रिपोर्ट को भी आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। E20 पर IIT कानपुर की एक रिपोर्ट सामने है और इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे बहुत परे है। E20 पूरी तरह से सुरक्षित है और इंजन खराब होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है जंग या तकनीकी खराबी की पुष्टि भी इस रिपोर्ट के माध्यम से नहीं होती है, यानी कि किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। सोशल मीडिया के दावे वैज्ञानिक रूप से यहाँ पर निराधार बताए गए हैं। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, और अगर आपको लगता है तो आप इस रिपोर्ट को जरूर जानिए और समझिए कि किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के 5वें दिन आज भारत के लिए कई बड़े मुकाबले होने हैं। एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, तैराकी और पैरा खेलों में भारतीय खिलाड़ी पदक की चुनौती पेश करने वाले हैं। आज से शुरू हो रहे एथलेटिक्स में दिन की शुरुआत गुरिंदर वीर सिंह के पुरुष 100 मीटर हीट से होगी। लंबी कूद में श्रीशंकर और लोकेश सत्यनाथन क्वालिफिकेशन में उतरने वाले हैं। तेजस शीर्ष से 110 मीटर बाधा दौड़ में फाइनल का टिकट हासिल करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पुरुषों की ऊंची कूद के फाइनल में सर्वेश अनिल कुशारे, आदर्श राम ज्योति शंकर और तेजस्विन शंकर भारत की दावेदारी मजबूत करेंगे। मुक्केबाजी में सचिन, अंकुश, साक्षी और सुमित अपने अपने अंतिम 16 मुकाबलों में जीत दर्ज कर अगले दौर में पहुंचने की कोशिश करेंगे। भारोत्तोलन में बिंगा रानी देवी, ज्ञानेश्वरी यादव और पुरुष वर्ग में वल्लूरी अजय बाबू भी अपनी चुनौती पेश करने वाले हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय एथलीटों का दमदार प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू का राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला है। चानू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। ये लगातार तीसरी बार है जब चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय वेट लिफ्टिंग की बात की जाए और मीराबाई चानू का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। संघर्ष से सफलता तक का उनका सफर करोड़ों खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। गोल्ड कोस्ट और बर्मिंघम से लेकर ग्लासगो तक मीराबाई चानू ने हर मंच पर भारत का तिरंगा बुलंद किया है। देखिए उनकी सफलता पर ग्लासगो से हमारे संवाददाता नारायण सिंह की ये खास रिपोर्ट। साल 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स, तब मीराबाई चानू सिर्फ एक युवा वेटलिफ्टर थी जिनके सपने बड़े थे। अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और दुनिया को बता दिया कि भारत को वेटलिफ्टिंग में एक नया सितारा मिल चुका है। अब 12 साल बाद मीराबाई चानू ग्लासगो के उसी वेन्यू पे, उसी जगह पे फिर एक बार अपना कमाल दिखाया। उन्होंने अपना तीसरा कॉन्टिन्यूअस कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीता और कुल चौथा कॉन्टिन्यूअस कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल जीता। 48 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू ने स्नैच में 85 केजी और क्लीन और जर्क में 105 केजी वजन उठाकर कुल 190 किलोग्राम का टोटल भार उठाया। मीराबाई का सफ़र आसान नहीं रहा। अगर बात करें 2016 रियो ओलंपिक्स की तो वो काफ़ी निराशाजनक रहा। आज भी लोगों को याद है जब वह एक भी सफल क्लीन और जर्क नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कड़ी मेहनत और खुद पर भरोसा रखा और शानदार वापसी की। इसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बनी, ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता और कॉमनवेल्थ की सबसे सफलतम वेट लिफ्टर्स बनी और दुनिया में एक वेट लिफ्टर्स की दुनिया में अपना नाम कमाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका दबदबा लगातार बना रहा। 2018 गोल्ड कोस्ट में रिकॉर्ड के साथ उन्होंने गोल्ड जीता, फिर 2022 बर्मिंघम में गोल्ड जीता। अब ग्लासगो में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने एक मिसाल कायम की और साबित किया कि वो महान वेट लिफ्टर हैं। हालांकि मीराबाई के लिए जीत सिर्फ एक गोल्ड मेडल तक सीमित नहीं है, उनके लिए असली लक्ष्य अब एशियन गेम्स है। इसे कह सकते हैं कि एक मेहनत की
एक हिम्मत की और कभी ना हार मानने का एक जो जज्बा होता है, एक मेंटल कह सकते हैं स्ट्रांगनेस होती है, वो उन्होंने लगातार दिखाई है। और यही मीराबाई चानू की सबसे बड़ी विरासत है। तो हम कह सकते हैं कि जो मीराबाई चानू की कहानी है, जो युवा वेट लिफ्टर हैं, कहीं ना कहीं उनको ये प्रेरित करेगी और जो भारत जो वेट लिफ्टिंग में है और आगे बढ़ेगा और अच्छे हमारे एथलीट्स आएंगे। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी ने रजत पदक जीतकर देश को चौथा पदक दिलाया। उन्होंने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर देश को प्रतियोगिता का चौथा पदक दिलाया है। ग्लासगो से ही हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने खास बातचीत में मुथुपंडी ने अपने प्रदर्शन पर संतुष्टि व्यक्त की है और साथ ही साथ उन्होंने आगामी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की भी बात कही है। ये खास बातचीत आप सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत के लिए चौथा मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में राजा मुथुपांडी ने। पहला मेडल है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट इसको मानते हैं आप? हाँ, ये मेरा पहले मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में। मैं सेकंड आया हूँ आज। मतलब ठीक लग रहा है मुझे। परफॉर्मेंस की वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हूँ, गोल्ड नहीं कर पाया करके। एशियन गेम्स में जो यहाँ पर आपका सिल्वर मेडल आया, उसको गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश रहेगी? बस मैं अभी जो यहाँ पे सीखा है, जो मेरा मिस्टेक्स हुआ है, अभी ट्रेनिंग में मैं ध्यान दूंगा और हार्ड वर्क करूँगा एशियन गेम्स में और बेटर करने को। और सपोर्ट कैसा मिलता है साइज से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उस सपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, साई से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है वैसे बहुत टाइम से। उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का भी। और लास्ट में 2 ईयर से मैं मोदी नगर वेट लिफ्टिंग वॉरियर्स में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ विजय शर्मा सर के अंडर। इसी के लिए हम 2 साल से मेहनत कर रहे थे इधर तक आने में। मीराबाई चानू का तीसरा गोल्ड है कॉमनवेल्थ गेम में, कितनी प्रेरणा मिलती है उनसे? एक्चुअली उनको देख के मैं भी आज वो गोल लेने के बाद मैं भी सोच रहा था कि मुझे भी लेना है, लेकिन क्योंकि हम रोज़ उनसे इंस्पिरेशन होते हैं, मतलब मोटिवेशन होते हैं रोज़ ट्रेनिंग में भी हम। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे वो गोल लिया है, उनको भी मैं धन्यवाद। इस तरह का सपोर्ट अगर हमारे खिलाड़ियों को मिलता रहेगा तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि आने वाले बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, इनका प्रदर्शन बढ़ता ही जाएगा और पदकों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। अगर पिछले एशियन गेम्स की बात करें तो वहाँ भी रिकॉर्ड नंबर ऑफ मेडल भारत ने जीते थे, और इस कॉमनवेल्थ गेम में जहाँ की स्पोर्ट्स की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है, भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो।